नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, रूस की सेना यूक्रेन की राजधानी कीव में घुस चुकी है और रूस यूक्रेन पर 30 से ज्यादा हवाई हमले कर चुका है। यूक्रेन में भारी तबाही का मंजर दिख रहा है। खबर है कि अब तक 40 यूक्रेनी सैनिक और 10 नागरिक मारे जा चुके हैं। उधर यूक्रेन ने रूस के 50 सैनिकों को मारने और 6 फाइटर जेट्स और टैंक तबाह करने का दावा किया है। रूस ने यूक्रेन पर 3 तरफ से जबरदस्त हमला किया है और इस हमले से पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नेशनल टेलीविजन पर आकर हमले का ऐलान किया। पुतिन ने यह चेतावनी भी दी है कि उसके मामले में अगर किसी ने भी दखल देने की कोशिश की तो वो अंजाम बहुत बुरा होने जा रहा है। और ऐसे ऐलान के चंद मिनटों बाद ही यूक्रेन की राजधानी कीव समेत कई इलाकों में जोरदार धमाके शुरू हो गए। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि क्या ये विश्व युद्ध की शुरुआत है, क्योंकि अमेरिका समेत तमाम नाटो देश रूस के खिलाफ खड़े हैं। तो इस बड़ी कवरेज पर लगातार जो जानकारी आ रही है न्यूज 18 इंडिया पर आप सबसे पहले देख रहे हैं और बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है। मैं परिचय करवा देती हूं उस पैनल से, वो पैनल जो आपको बताएगा कि आखिर यूक्रेन और साथ ही साथ रूस के बीच जिस तरह के हालात बन रहे हैं, क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की दस्तक है या फिर कुछ और विकल्प भी मौजूद है जिनके जरिए माहौल शांति की तरफ भी बढ़ सकते हैं। इस वक्त मेरे साथ खास मेहमान दीपक वोरा, पूर्व राजनयिक जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। साथ ही मंजू सेठ इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व राजनयिक हैं। मैम आपका भी बहुत बहुत स्वागत। कर्नल रिटायर्ड यूएस राठौर भी हमारे साथ लाइव इस डिबेट में, इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड देवनाथ, डिफेंस एक्सपर्ट, आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। दीपक वोरा जी, शुरुआत में आपसे करना चाहती हूँ, क्या स्थिति बनती हुई दिख रही है आपको? आभारी हूं आपका कि आपने ये मौका दिया आपसे बातचीत करने का। आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और साथ में जो आपके विशेषज्ञ बाकी जो मेहमान इस समय पैनल पर हैं, आपका चैनल सर्वश्रेष्ठ है। पहली बात मैम, एक बाबरा टचमन ने 1984, वो मेरी प्रोफेसर थी अमेरिका में, किताब लिखी थी द मार्च ऑफ फॉली, यानी बेवकूफी की जो क्विक मार्च है वो कभी खत्म नहीं होती। कुछ लोग कह रहे हैं कि तीसरा विश्व युद्ध है। ऑफ कोर्स नॉट। अगर है तो फिर कोई वर्ल्ड वॉर 4 नहीं होगा और हम चले जाएंगे वापस टू द प्लैनेट ऑफ द एप्स। जो बाइडेन, व्लादिमीर पुतिन एक दूसरे को गाली देते हैं। यूक्रेन कोलैटरल डैमेज है। मैम देखिए, मैं काफी देर से मैं 50 साल लगभग हो गए हैं मैं राजनीति से जुड़ा हुआ हूं। रशिया ने जो अटैक किया है यूक्रेनियन एयरबेसेस को और मिलिट्री एसेट्स को, यहाँ पे क्या रखा था? यूक्रेन के पास तो कुछ खास नहीं है। जो नेटो की सामग्री आई थी वो यहाँ पड़ी थी, उसको उन्होंने एलिमिनेट किया है। अब रूस ने अपना पूरा जो उसका उद्देश्य था वो अचीव कर लिया है और अब ये मेरी भविष्यवाणी है, 48 घंटे के अंदर सीज फायर होगा। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो प्रेसिडेंट है यूक्रेन के देश छोड़ के चले जाएंगे, अमेरिका में कहीं जाके बस जाएंगे और जो नया प्रेसिडेंट जब भी इलेक्शन होगी वो प्रो मॉस्को होगा और वो सबसे पहला ऐलान ये करेगा कि मैं नेटो का मेंबर नहीं बनूंगा। गेम ओवर। जी, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि स्थितियां बहुत जल्द सही रास्ते पर आती हुई नजर आएंगी। ऐसे में मंजू सेठ जी, क्या आप भी इन्हीं विचारों से सहमत है या आपको लगता है कि जिस तरह की स्थितियां दिख रही हैं, खास तौर पर रूस की तरफ से जिस तरह का जेस्चर दिया जा रहा है, अलग अलग जगहों से तस्वीरें आ रही हैं मिसाइल दागने की, उसके साथ ही पैरेलल इक्वली दिख रहा है हमें कि अमेरिकी बेस पर किस तरह की तैयारियां दिख रही हैं। कल नाटो की महत्वपूर्ण बैठक भी होनी है। ऐसे में स्थितियों को किस ओर जाता हुआ देख रही हैं आप? बिल्कुल, जो मास्टर वोरा ने कहा है बिल्कुल सही है। ये विद पर्पस किया है रूस ने, जो भी
कार्रवाई की है इस वक्त, टारगेटेड मिलिट्री अटैक्स किए हैं, और वो चाहते हैं कि हम लोग इसको कंट्रोल करें, रेजीम चेंज हो वहां पे, और जब वो मकसद उनका पूर्ण हो जाएगा उस वक्त जरूर सीज फायर ही होगी। और क्योंकि नेटो और यूएस के फोर्सेस यूक्रेन के अंदर आने नहीं वाले हैं, उन्होंने ऑलरेडी सबने मना कर दिया, सिर्फ सैंक्शंस और बढ़ेंगे और ज्यादा ताकत के साथ लगाएंगे रूस और उनके जो एलीट है वहां पे। लेकिन और वो उसके लिए प्रिपेयर है, उनके ऊपर जरूर असर होगा इसका, लेकिन रूस प्रिपेयर्ड है इसके लिए। उन्होंने इसको सब कैलकुलेशन में अपने लिया है, क्योंकि वो कहते हैं हम अपनी सिक्योरिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। और हमारी सिक्योरिटी, मंजू सेठ जी कह रही हैं कि स्थितियां बहुत जल्दी बेहतरी की तरफ जाएंगी, लेकिन सबसे अहम सवाल इस बीच ये भी हो सकता है कि एक अमेरिका की खुफिया एजेंसी के हवाले से जानकारी आ रही है कि काले सागर से अटैक किया गया है यूक्रेन के ओडेसा इलाके पर, और ऐसे में ये अटैक अगर किया गया है और वहां पर जिस तरह की खुफिया जानकारी अमेरिका के हवाले से आ रही है वो ये कि वहां पर बड़ी संख्या में उसने अपने हथियारों का जखीरा रखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है? नेवी का वर्चस्व है, आपको पता है यूक्रेन के पास नेवी ना के बराबर है, और रशियन नेवी का ब्लैक सी फ्लीट है जो वहां पर पहले से मौजूद था। तो वहां से ये अटैक मेरियापोल और ओडेसा के इलाकों में की संभावना पहले भी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स बता रही थी, तो वही चीज वहां से बनकर आ रही है। और दूसरा, इस अटैक का उद्देश्य था कि यूक्रेन को साउथ से थ्रेट करना। तो आज हालात ये है कि बेलारूस के इलाके से उत्तर से कीव पे लोग आ गए हैं, और पूर्वी इलाके से खार्किव और लुंस्कांग और डोनेट्स्क के इलाके से आ गए हैं, और साउथ से अटैक हो रहा है। जी आपके कहने से कि 2-4 दिन में स्थितियां सामान्य हो जाएंगी, ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि ये एक लार्ज स्केल वॉर होनी है। हाँ, ये मैं जरूर मानता हूँ कि इसका अल्टीमेट एम है यहाँ पर रेजीम चेंज, और यूक्रेन भविष्य में ऐसी हिमाकत ना करे नाटो की तरफ जाने की, जो कि रशिया के लिए सबसे ज्यादा चिंता का विषय था, और उसी की वजह से ये हुआ है। तो एक रेजीम चेंज में रशिया को एक दिक्कत आएगी कि प्रो रशियन रेजीम, जब जेलेंस्की अगर वहां से चले जाते हैं, उन्हें देश छोड़ने के लिए बाध्य किया जाता है, या वो जेल चले जाते हैं, गिरफ्तार हो जाते हैं, तो हाल ही हाल रशिया को अपने प्रॉक्सी चलाने के लिए यूक्रेन में लोग नहीं मिलेंगे, क्योंकि रशियंस के खिलाफ बाकी जो नेटिव यूक्रेनियंस हैं वो बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि यही चीज का खामियाजा उन्होंने क्रीमिया में भुगता, अभी उसे डोनेट्स्क में देख रहे हैं, वही लुगांस्क में देख रहे हैं। तो रशियन प्रो रिजीम देखें कैसे वो लाते हैं। जैसे सर आप कह रहे हैं, मैं ग्रुप कैप्टन देवनाथ जी को इसमें शामिल करना चाहती हूँ। देवनाथ जी, अभी हमारे 2 पैनलिस्ट इस बात की पुरजोर बात लगातार इशारा कर रहे हैं कि बहुत जल्दी शांति की ओर कदम बढ़ते हुए दिखेंगे, क्योंकि यूक्रेन के पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन आज यूक्रेन के प्रेसिडेंट जब सामने आए तो साफ तौर पर उन्होंने कहा नागरिकों से कि आप आइए, आप आर्मी में शामिल हुई, आप सेना का हिस्सा बनिए और हम आपको हथियार देंगे। तो ऐसे बातों के जरिए तो नहीं लग रहा कि यूक्रेन हाल फिलहाल में बैकफुट पर आएगा। देवनाथ जी। हाँ, प्रेसिडेंट जेलेंस्की का जो स्टेटमेंट था आज सुबह, जहां उन्होंने देश के नागरिकों से अपील की कि वो सामने आकर यूक्रेन की आर्मी को मदद करें और हथियारों का इस्तेमाल करें। सर मैं आपको रोक रही हूँ, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर इस वक्त भारत में ये जानकारी आ रही है कि पीएम आवास पर एक हाई लेवल मीटिंग हो रही है, जिसमें रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, एनएसए अजीत डोभाल भी शामिल हैं। ये जानकारी यूक्रेन संकट पर प्रधानमंत्री आवास पर चल रही है, जिसमें आगे किस तरह की रणनीति अपनाई जाए, किस तरह से कूटनीतिक संबंधों को बेहतर रखते हुए एक एक कदम बहुत सावधानी पूर्वक रखा जाए, और खास तौर पर किस तरह से उन छात्रों का इवैक्यूएशन किया जाए जो इस वक्त यूक्रेन में है और इस तरह से तनावपूर्ण स्थितियों के बीच जी रहे हैं, खौफजदा हैं। तमाम जो तस्वीरें, तमाम जो जानकारियां आ रही हैं, वो चिंता में यहाँ पर जो भारत में उनके परिवार वाले हैं उनको डाल रही हैं। जी देवनाथ जी, आप अपने वर्ड्स कंप्लीट कीजिए। जी हाँ, देखिए, रशिया का एक ही एम है
कि यूक्रेन नेटो को ज्वाइन ना करे। इसके लिए उसने ऑलरेडी प्रेसिडेंट जेलेंस्की को बहुत ही बैकफुट पे डाल दिया है। और जैसे कि मेरे पैनलिस्ट ने अभी बोला, बहुत जल्दी ही रशियन फौजें जो हैं वो कीव के आसपास डोमिनेट हो जाएंगी और उनकी स्पेशल फोर्सेस या तो प्रेसिडेंट जेलेंस्की को अरेस्ट कर लेगी या प्रेसिडेंट जेलेंस्की खुद ही यूक्रेन को छोड़कर भाग जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि वो जर्मनी में शेल्टर लें। इसके साथ ही रशिया का ऑब्जेक्टिव मीट हो जाता है और वो यूक्रेन में सीज फायर डिक्लेयर कर देगा। मेरे ख्याल से इसके लिए टाइमलाइन करीबन 72 घंटे में ये हो जाएगा। तो नेटो के पास अब कोई समय नहीं बचा है कि नेटो किसी तरह की, अगर चाहे भी तो नेटो किसी भी तरह की मिलिट्री एक्शन रशिया के अगेंस्ट यूक्रेन में ले। जी, तो लेकिन ऐसे में दीपक वोरा जी, आपको क्या लग रहा है, जो नेटो की कल महत्वपूर्ण मीटिंग होनी है जिसको लेकर फ्रांस और तमाम देश भी अपील कर रहे थे, उस मीटिंग के जो अहम मुद्दे होंगे, पॉइंटर्स होंगे, वो क्या होने जा रहे हैं? यूक्रेन तो नेटो का मेंबर नहीं है, तो आर्टिकल 5 तो किक इन करता नहीं है कलेक्टिव डिफेंस का। नेटो के पूरे इतिहास में एक ही बार ये आर्टिकल इस्तेमाल किया गया था, ये जब 9/11 हुआ था अमेरिका पर, तालिबान आतंकियों ने और जिसने भी अल-कायदा वगैरह ने हमला किया था, रिमोट हमला किया था। तो मुझे नहीं लगता कि वो कहेंगे कि हम अपनी फौजें भेजने वाले। मैम, वन थिंग टू रिमेम्बर, अमेरिका जो है, जो नेटो का प्रधान है, वो बहुत दूर बैठा है समुद्र की दूसरी तरफ। जो नेटो के बाकी सदस्य हैं वो सब यूरोप में है। ये 10 बजे से लेके सुबह शाम की 5 बजे तक की फौजें हैं। मैं तो देख चुका हूं इन लोगों को सूडान में, इनको लड़ना नहीं आता है, बड़े आसान पसंद लोग हैं ये लोग। और अब क्या होगा मैम, जैसा भी अभी ग्रुप कैप्टन साहब भी बिल्कुल सही कह रहे थे और मैं पूरी तरह से सहमत हूँ, नेटो की मीटिंग में कुछ नहीं होगा और प्रतिबंध लगाएंगे, धमकियां देंगे, गाली देंगे, लेकिन ऑन द ग्राउंड कुछ नहीं करेंगे। जैसे ही जेलेंस्की साहब, मेरा अपना मानना है, वो अमेरिका चले जाएंगे और एक बार वो वहां से चले गए, इलेक्शन होंगे, कोई प्रो रशियन प्रेसिडेंट आएगा। प्रो रशियन प्रेसिडेंट 2014 तक का होता था, जब मैदान रेवोल्यूशन में उसको निकाल दिया था। पुतिन साहब ने एक चीज जाहिर कर दी है कि अगर नेटो मेरे द्वार तक आता, आपने मुझे वादा किया था 1991 में जब सोवियत संघ टूटा था, और सोवियत संघ के टूटने में जंग नहीं हुआ था, पीसफुली उसको डिसॉल्व किया गया, तब भी आपने मुझे वादा किया था कि आप नेटो को एक्सपैंड नहीं करेंगे। उसके बाद जब बोरिस येल्सिन, बिल क्लिंटन की मीटिंग हुई, आपने फिर से ये वादा किया था। उसके बाद आपने मुझे ये वादा किया जब मेरी अमेरिकन लीडर से बातचीत हुई, पुतिन साहब ये कह रहे हैं, आपने हर बार अपना वादा तोड़ा। 14 फॉर्मर सेंट्रल यूरोपियन, ईस्ट यूरोपियन और फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स को आपने नेटो में शामिल कर दिया। अब मैं आप पे विश्वास नहीं करता। अल्टीमेटली इट इज वन, पहली चीज लैक ऑफ ट्रस्ट, विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है, और दूसरा रशिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है। एक छोटा सा एग्जांपल, ताकि करोड़ों लोग जो आपका कार्यक्रम देख रहे हैं समझ सके। कल, इट्स नॉट एन एनालॉजी, सपने में अगर नेपाल में या भूटान में चाइना कहता है कि मैं अपने न्यूक्लियर वेपन्स लगा रहा हूं, तो हम तो जवाब देंगे ना कि हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाता है। रूस यही कह रहा है कि जो वेपनरी आप दे रहे हैं यूक्रेन को, वो मेरे लिए खतरा है। यहाँ तक कि जेलेंस्की साहब तो बातचीत कर रहे थे न्यूक्लियर वेपन्स की, क्योंकि जब सोवियत संघ टूटा था, मैम आपको याद होगा, दुनिया का तीसरा न्यूक्लियर आर्सेनल था यूक्रेन के पास। नंबर 1 था उस समय अमेरिका का, हो गया था फिर रशिया, और फिर यूक्रेन का, जो उन्होंने बर्बाद कर दिया था। लेकिन जब ये ऐसे बयान देता है कि न्यूक्लियर वॉर भी हो सकती है, इट्स नॉट सीरियस। आई मीन, लोग कहते हैं कि इसको क्या हो गया, बौखला गया क्या? तो पुतिन ने इसीलिए उसी के बयान को लेके कहा है, अगर ये मुझे धमकी दे रहा है न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में, तो अब मुझे जो उसको दिखाना है कि मेरे दिखाने के और खाने के दांत एक ही है, अलग अलग नहीं। तो दीपक वोरा जी, क्या इस बात को हम इस तरह से समझ सकते हैं, जरा इस पर भी बताइएगा, क्योंकि व्यूअर्स को लेकर कई ऐसे बातें सामने आ रही है लगातार सोशल प्लेटफॉर्म पर। उस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज भी आ रही है, जानकारी ये आ रही है कि जो भारत के स्टूडेंट्स हैं उन्हें हंगरी के रास्ते लाने की कोशिश किया जा रहा है भारत, क्योंकि वहां पर जो छात्र मौजूद हैं उन्हें डायरेक्ट भारत आना, ऐसा लग रहा है कि कुछ चुनौतियां ज्यादा हैं, इसलिए अब उन्हें हंगरी के रास्ते भारत लाने की तैयारी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। यूक्रेन में फंसे भारतीयों के लिए भारत सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि किसी तरह से उन्हें सुरक्षित यहां लाया जाए, और अब रास्ता चुना गया है हंगरी का। भारतीय दूतावास ने अपनी टीम हंगरी भेजी है और वहां से कहा जा रहा है कि इन स्टूडेंट्स को वापस लाया जाएगा। मैं वापस आती हूं दीपक वोरा जी आपके पास, और सवाल ये कि क्या ऐसा लग रहा है कि नेटो और खास तौर पर अमेरिका ने यूक्रेन को रशिया के सामने बलि का बकरा बना दिया?
आपने मुझसे पूछा है? जी बिल्कुल। ये साफ जाहिर है मैम, 2008 में जॉर्जिया को बलि का बकरा बनाया था। वो टेस्ट करना चाहते थे, उस समय पुतिन प्राइम मिनिस्टर थे रशिया के, कि उनके रिस्पांस क्या होगा। इस बार भी वो टेस्ट करना चाहते थे कितनी दूर तक ये बर्दाश्त करेगा। पुतिन साहब भले ही मैं उनको पसंद करूं ना पसंद करूं, सीधी बात ये है वो बार बार कहते रहे कि सुन लो मैं क्या कर रहा हूं, सुन लो मेरी पुकार। कोई नहीं सुनने को तैयार था। अरे देख लेंगे ये क्या करता है, क्योंकि उनको डायरेक्टली कोई खतरा नहीं था। जो बाकी यूरोपियन देश हैं, किसी ने डायरेक्टली टक्कर नहीं ली, यूक्रेन को आगे बढ़ा दिया कि भाई जा तू टक्कर ले, तू तो सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है यूरोप में। अब देखते हैं रशिया क्या करता है। इसको हम टेस्टिंग द रिस्पॉन्स कहते हैं डिप्लोमेसी में। और उनकी जो कैलकुलेशन थी मैम, जितना भी वो 80 साल के जो बुजुर्ग हैं अमेरिका के राष्ट्रपति, जितना भी वो चिल्लाते रहे, पुतिन ने अपना दम दिखा दिया है। मुझे मैडम अगर आप 15 सेकंड और दें, मुझे गाना याद आता है, फिल्म थी जागृति, वो 1950s की फिल्म थी। वो गाना हम गाते थे कि वो ब्रिटिश इंडिया के बारे में थी उस समय, कि शतरंज का खेल लगा रहा था जमाना, लगता था दुश्मन को है बड़ा मुश्किल हराना, लेकिन तू भी था बापू, गांधी जी के, तू भी था बापू उस्ताद पुराना। ऐसी चली चाल की सबकी छुट्टी हो गई और ब्रिटिश भाग गए। बिल्कुल यही हुआ है। पुतिन है उस्ताद पुराना, ज़ेलेंस्की कल का बच्चा है, और वो जो दूसरे बुजुर्गवार हैं यूरोप के, उनको पता नहीं है क्या करने वाला। अच्छा, एक और बात इसी से आपकी बात से बात निकल रही है, वो बात ये है कि जरा ये बताइए कि इस पूरे सिनेरियो में, क्योंकि आप राजनयिक रहे हैं तो आप बेहतर तरीके से समझा सकते हैं कि ग्लोबली इस पूरे मामले में ज्यादा जिम्मेदार कौन है? रशिया ज्यादा जिम्मेदार है या फिर नेटो देश ज्यादा जिम्मेदार है, विशेषकर अमेरिका? जिन्होंने उकसाया है, जिन्होंने यूक्रेन से कहा है कि भाई तेरे को हम नेटो में ले आते हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये डलवा दिया एटसेट्रा, शायद उनका जो है उनकी जिम्मेदारी ज्यादा है। 1962 में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस होगी, आपकी उम्र बहुत कम है, मुझे याद है क्या हुआ था। एक दिन जॉन एफ कैनेडी उठे और बोले, उस समय जो निकिता क्रुश्चोव थे यूएसएसआर के, भाई तेरी मिसाइल क्यूबा में क्यों है? तो उसने जवाब दिया निकिता क्रुश्चोव, भाई तेरी मिसाइल टर्की में क्यों है, मेरे बॉर्डर पे? तो फिर दोनों ने कहा गलती हो गई, मिसाइल हटा ली वहां से। इस तरह से समाधान होता है। लेकिन ज़ेलेंस्की साहब और नेटो तो कहते रहे हम करेंगे जो कुछ हो जाए, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे पीछे हैं। और जब उसने पीछे मुड़ के देखा, वो इतनी दूर है कि नजर ही नहीं आ रहा है। लेकिन अभी हम तो देख रहे थे लातविया से भी तस्वीरें आ रही थी, यूएस का जो बेस है फोर्सेस का, वो तैनाती की। ये सिर्फ एक जेस्चरिंग है या फिर इसका मतलब कुछ और भी है? रूस के साथ किस आधार पर कि उसने यूक्रेन पे हमला किया है? कल रूस हमला कर देता है, खुदा ना करे कि रुवांडा बुरुंडी पर, तो क्या उनके साथ भी लड़ेंगे? मैम किस लिए लड़ेंगे वो? उनके साथ क्या संबंध है यूक्रेन का? ये बताने के लिए कि यूक्रेन को हम बहुत पसंद करते हैं। वो पसंद इतना नहीं करते। आपने बिल्कुल सही कहा कि उसको एक एक्सपेरिमेंटल तौर पे उसकी बलि दी गई है, वहां पे नुकसान होगा। लेकिन सबसे ज्यादा उनका गुस्सा था उस कॉमिक एक्टर पे जो इस समय यूक्रेन का कहता है कि मैं वहां का प्रेसिडेंट हूं, पता नहीं अभी तक है कि अभी है या चला गया है। और उसने फिर जो अपील की थी वो रशिया के लोगों से अपील की कि मेरी आपसे दुश्मनी कोई नहीं है। तो अभी तक तो हमेशा कहता रहा था कि हम लोग रूसी लोगों को पसंद नहीं करते, अब फिर से उनका दोस्त बन गया। दिस काइंड ऑफ ये इमेच्योरिटी मुझे लगती है डिप्लोमेसी में, ये इमेच्योरिटी मुझे लगती है इंटरनेशनल रिलेशन। और सबसे बड़ी बात इस तरह से बार-बार दूसरे बयान देना सही नहीं। बता रहे हैं एक बड़े हिस्से में यूक्रेन के रशियन बोली जाती है, और उन रशियन लोगों के दिलों में किस तरह की सहानुभूति हो सकती है रूस के प्रति, वो भी टटोलने की कोशिश मौजूदा वक्त में की जा रही है रशियंस के जरिए। लेकिन इस बीच मैं मंजू सेठ जी आपका रुख करना चाहती हूं। दरअसल आज यूक्रेन के जब प्रेसिडेंट सामने आए और उन्होंने किस तरह से खुलकर अपने सिटीजन्स को कहा कि आप आइए, हमारी सेना में शामिल होइए, हम हथियार आपको देंगे और आप लड़िए यूक्रेन के लिए, क्या ये सिर्फ और सिर्फ अपने आप को फ्रंट फुट पर दिखाने की कोशिश है? बिल्कुल, क्योंकि रूस की सेना के सामने जो आम आदमी है, जो आम नागरिक है, वो कैसे उनका सामना कर सकते हैं। और वैसे भी उनके जो सोल्जर्स इतने आए नहीं हैं रूस के, और ना मुझे लगता है वो भेजेंगे इतने ज्यादा, तो ये किससे लड़ेंगे? तो और उनकी इतनी ये तो पावर प्ले चल रहा है बिल्कुल बिटवीन द बिग पावर्स, और इसको मोहरा बनाया गया है यूक्रेन को। और यूक्रेन अगर मान जाते, उनके जो प्रेसिडेंट है मान जाते कि हम नेटो में नहीं जाएंगे, और वो समझ जाते कि सिक्योरिटी कंसर्न्स रूस के क्या हैं, जो कोई मानने को तैयार नहीं है, तो आई थिंक ये उनकी सॉर्ट ऑफ मिस्टेक थी कि रूस कुछ नहीं करेगा। रूस अपना उनका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, वो कैसे, और उनको थ्रेट थी, डायरेक्ट थ्रेट थी, अगर इनके यहाँ पे तैनात हो जाएंगे मिसाइल्स बॉर्डर पे, यूक्रेन और रूस के बॉर्डर पे, तो इसलिए ये बिल्कुल उनको मंजूर नहीं है।
और उनके जो आम लोग हैं वहाँ के सोल्जर्स हैं, आई मीन जो सिविल वाले क्या जो कहते हैं सिविलियंस हैं जिनको वो कह रहे हैं आप राइफल्स उठाइए, वो रूस के जो वेल ट्रेन्ड ट्रूप्स हैं अगर वो यहाँ पहुंचते भी हैं उनके अगेंस्ट कैसे वो लड़ सकते हैं? मुझे तो लगता नहीं मुकाबला इक्वल रहेगा और कोई फायदा भी नहीं होगा उनका खास उनके अगेंस्ट। वो कह रहे हैं कि इक्वल तो कहीं रहने की स्थिति नहीं बनती है। यूक्रेन कहाँ छोटा सा मुल्क और कहाँ रशिया, कोई तुलना ही नहीं है। लेकिन बावजूद इसके अपने आप को किस तरह से ताल ठोक कर राष्ट्रपति यूक्रेन के प्रदर्शित करने की कोशिश कर रहे हैं वो सब हम देख रहे हैं। लेकिन एक बात और, जो तमाम डिफेंस एक्सपर्ट्स मुझसे जुड़े हैं इस पूरे घटनाक्रम पर हाल फिलहाल के दिनों में, वो एक बात ये साफ कह रहे हैं कि यूक्रेन नाटो का सदस्य नहीं बनने जा रहा है। तो रशिया को ऐसा कौन सा डर है जो इस तरह से मिसाइल दागने को मजबूर होना पड़ा? जी हां, आपने एकदम सही फरमाया। यूक्रेन जो है वो पिछले 8 साल से कोशिश कर रहा था कि वो नेटो को ज्वाइन करे। यूक्रेन ने अपने संविधान में भी इस क्लॉज को डाला कि वो देर सवेर नेटो को ज्वाइन करेगा। हाँ, ये सबको मालूम था कि ये अगले 1 दिन में या 1 हफ्ते में नहीं होगा, लेकिन रशिया हमेशा चाहता था कि यूक्रेन ना सिर्फ नेटो को ना ज्वाइन करे, वरन पश्चिमी देशों से अपनी दूरी को बढ़ाते हुए आस्ते आस्ते पुराने यूएसएसआर के जो ग्लोरियस डेज थे उन जमाने की तरह रशिया के पास आस्ते आस्ते सिमट जाए। देखिए, यूक्रेन की जो इकोनॉमी है, इंडस्ट्रियल बेस है, वो रशिया के साथ 80% ओवरलैप है। रशिया के जो इंडस्ट्रीज हैं वो यूक्रेन पे निर्भर करते हैं और यूक्रेन बहुत ही पावरफुल इंडस्ट्रियल कंट्री है। यूक्रेन भी रशिया पर अपनी इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करने के लिए बेस डिपेंड करता है। तो रशिया चाहता था कि यूक्रेन जो है वो रशिया के पास आ जाए, लेकिन प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने पिछले 8 साल में क्लियर इंडिकेशन दिए कि वो आस्ते आस्ते रूस से अपनी दूरी बढ़ाएंगे और आस्ते आस्ते पश्चिमी देशों की तरफ, यूरोपियन यूनियन की तरफ, नेटो की तरफ चले जाएंगे। इसी अंदेशे को ओवरकम करने के लिए प्रेसिडेंट पुतिन ने एक ही सिंपल वर्ड इंग्लैंड को, अमेरिका को और वेस्टर्न वर्ल्ड को बोला, प्लीज गिव एन एश्योरेंस कि ना आज, ना कल, ना 1 हफ्ते के बाद या निकट भविष्य में कभी भी यूक्रेन नेटो को ज्वाइन नहीं कर सकता। प्रेसिडेंट पुतिन को ये एश्योरेंस वेस्टर्न कंट्रीज से चाहिए था, नेटो से चाहिए था, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज ने और नेटो ने ऐसा एश्योरेंस देने से पिछले 8 साल से मना किया। ठीक है, मैं कर्नल उत्कर्ष राठौर का रुख कर लेती हूँ। सर, ये जरा बताइए कि मौजूदा स्थिति में हमारे पैनलिस्ट ये कह रहे हैं कि लगभग 3 से 4 दिनों में ये पूरा जो मामला है वो डाइल्यूट होगा, यानी खत्म होने की तरफ बढ़ेगा। लेकिन उस खत्म करने को लेकर जो पहल है वो किसकी ओर से होगी और खास तौर पर यूनाइटेड नेशंस का क्या रुख हो सकता है? देखिए, इसको ऐसी भविष्यवाणी करना मुश्किल है। जो हमारे आंखों के सामने हो रहा है वो एक फुल फ्लेजेड वॉर है और ये 72 घंटे में सिमट जाएगा ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि अगर इसको 72 घंटे में सिमटना है तो इसकी 2 सूरतें हैं। एक सूरत तो ये है कि नेटो यूक्रेन को पूरी तरीके से दगा दे दे, जैसा कि सभी पैनलिस्ट की आशंका है कि कल और आज और जो कल नेटो की मीटिंग है उसमें ये बोला जाए कि यूक्रेन को अपनी हाल पे छोड़ दिया जाए और यूक्रेन फिर संधि करे या पीस की गुहार करे रशिया से। वो है क्योंकि जिस चीज की उम्मीद थी कि यूक्रेनियन सेना एक स्टिफ रेजिस्टेंस रशियन ट्रूप्स को देगी, वैसा लगता नहीं है। और अभी यूक्रेन एक तरीके से जो मिलिट्री पार्लेंस में बोलते हैं कि टोटली ओवरवेल्म हो गया है और वो चीज आपके सामने आ रही है। तो एक सिचुएशन ये है कि आज की रात बड़ी क्रूशल है। क्या कीव पे कब्जा हो जाएगा? ये जो कुछ हेलीकॉप्टर्स आपके विजुअल्स में दिख रहे हैं, ये सारे हेलीकॉप्टर्स वही हैं जिनमें कि 12 से 14 स्पेशल फोर्सेस के ट्रूप्स उड़ाए जाते हैं। तो ये किस तरफ जा रहे हैं? अगर ये उसी इलाके में जा रहे हैं तो ये
आशंका है कि आज रात में कीव के ऊपर कोई एक निर्णायक हमला होने वाला है ताकि कीव धराशायी हो जाए। ठीक है दीपक बोहरा जी, मैं बहुत महत्वपूर्ण सवाल जानना चाहती हूँ क्योंकि ये तमाम वो एक आखिरी कमेंट है। वो तमाम व्यूवर्स जो इस वक्त आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि आप जैसा कह रहे हैं कि आने वाले 3-4 दिनों में ये पूरा मामला खत्म होने की तरफ बढ़ेगा, लेकिन कैसे बढ़ेगा जहां एक तरफ स्थितियां ऐसी बन रही है कि मिसाइल पर मिसाइल दागने की तस्वीरें आ रही हैं, यूक्रेन अपनी ही ऐट में नजर आ रहा है, पीछे से बैक मिल रहा है अमेरिका का, नाटो की कल महत्वपूर्ण बैठक होनी है, ऐसे में सुलझने की तरफ ये मामला कैसे बढ़ेगा? जो उसके हथियार डिस्ट्रॉय हुए हैं, जो पश्चिमी देशों ने सप्लाई किए हैं, अब उसको वापस नहीं आएंगे और लाना भी बहुत मुश्किल है। क्योंकि देखिए रशियन फोर्सेस ने किनको टारगेट किया, एयरबेसिस को, एयरपोर्ट्स को, और जो उनके स्टॉक पाइल्स थे वेस्टर्न वेपनरी के, उन सबको उन्होंने नष्ट कर दिया है। तब दोबारा उसको रिप्लेस करना इतना आसान नहीं है, समय लगेगा। दूसरी बात मैम, पुतिन नहीं चाहेगा कि मैं ऑक्यूपाई कर लूं यूक्रेन को, क्योंकि फिर एक इंसर्जेंसी और शुरू हो जाएगी। उसको चेचनिया का सबक याद है जो वहां तक हुआ था पहली और दूसरी चेचियन वॉर्स में, लेट 90s और अर्ली 2000 में। बहुत व्यस्त था उस समय वो चेचनिया को संभालने में और रूस की इंटेग्रिटी को बचाने के लिए। उसके सामने सबसे बड़ी चीज है प्रेजर्वेशन ऑफ द रशियन फेडरेशन। चाहता है कि कोई भी बाहर का व्यक्ति आके मेरे मामले में दखल ना दे। अब कुछ लोग कहते हैं कि यूएसएसआर की जो पुरानी ग्लोरी थी उसको वापस लाना चाहता है, वो सही नहीं है, क्योंकि जब यूएसएसआर टूटा था उसके कई हिस्से दौड़ के पश्चिम में चले गए, यानी वो रशिया के साथ खुश नहीं थे। 70 साल बर्दाश्त किया लेकिन खुश नहीं थे। शायद यूक्रेनियंस भी खुश नहीं थे क्योंकि उन्होंने भी वोट किया था। हाँ, एक चीज मैं बता देता हूँ लोगों को, और इधर जानकारी ये भी आ रही है कि लगातार जो यूक्रेन है वो पश्चिमी देशों की मदद की गुहार लगा रहा है। आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।